पहला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। पहला ऑप्शन है आपका भूमि को, दूसरा ऑप्शन है गाय को, तीसरा ऑप्शन है स्त्रियों को, चौथा ऑप्शन है जल को। सही उत्तर क्या है? गाय को जो है महत्वपूर्ण और मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था ऋग्वैदिक काल में। साथ ही साथ गायों के लिए जो है वो युद्ध भी हुआ करते थे इस काल में, और गाय का विशेष महत्व था ऋग्वैदिक काल में। अगला प्रश्न है कि सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं। पहला ऑप्शन है वेदों के, दूसरा ऑप्शन है पुराणों के, तीसरा ऑप्शन है उपनिषदों के, चौथा ऑप्शन है सूत्रों के। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है पुराणों के संकेतक हैं ये सब। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। अमर कोश आदि प्राचीन कोशों में पुराणों के 5 लक्षण माने गए हैं, जिसमें सर्ग है, प्रतिसर्ग है, वंश है, मनवंतर है और वंशानुचरित है। साथ ही साथ इसका संबंध भी दिया हुआ है कि इसका संबंध क्या है। इसके अलावा देखेंगे कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है, 18 है। इनके रचयिता कौन थे? इनके रचयिता थे वेद व्यास माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आपको एक तरफ सम्राटों के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ उनकी उपाधियां दी। तो मिलाने का प्रयास करेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि अशोक जो संबंधित है, अशोक को देवनाम्पी के भी नाम से जाना जाता था। इसके अलावा समुद्रगुप्त को पराक्रमांक के भी नाम से इसका उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसकी विक्रमादित्य इसकी उपाधि थी, और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य के भी नाम से जाना जाता है। तो ये आपका सही मिलान हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सही मिलान क्या होगा? 3 2 1 4 3। ठीक है, तो सही मिलान देख लेते हैं एक बार। 2 1 4 3, ये आपका सही मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। पहला ऑप्शन है नियारकस, दूसरा है ऑनसिक्रिटस, तीसरा है आपका डायमेकस, चौथा है ऑस्टिबुलस। सिकंदर के साथ नहीं आने वालों में से कौन था? इसमें सही उत्तर होगा डायमेकस। ठीक है, तो डायमेकस जो था ये सिकंदर के साथ नहीं आया था, बल्कि ये बिंदुसार के समय पर आया था। सिकंदर के साथ आए थे नियारकस, ऑनसिक्रिटस और ऑस्टिबुलस। इसको आप याद कैसे रखेंगे? इसको आप ना से भी याद रख सकते हैं या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं, आन के रूप में भी। ऑस्टिबुलस, ऑनसिक्रिटस और नियारकस। ठीक है, तो इस तरह से याद रहेगा सिकंदर के। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है लाइफ ऑफ हेंसियांग, हुइली ने लिखी। दूसरा है द नेचुरल हिस्ट्री, टॉलेमी की। तीसरा है हिस्टोरियल फिलिपिकल, पाइम्पेगस स्ट्रोगस की। और चौथा है द हिस्ट्रीज, हेरोडोटस की। तो आपको बताना है कि कौन सी सुमेलित नहीं है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है इसका द नेचुरल हिस्ट्री जो है टॉलेमी की नहीं है, बल्कि ये नेचुरल हिस्ट्री किसकी है? ठीक है, तो ये प्लिनी की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। और बाकी जो है सुमेलित हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से राज्य के साप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका जनपद, दूसरा ऑप्शन है दुर्ग, तीसरा है मित्र, चौथा है कोश। तो आप जानते हैं कि साप्तांग सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था चाणक्य का था, और ये इसने अर्थशास्त्र में अपनी पुस्तक में दिया था। तो इसमें बताना है कि 7वां अंग कौन सा था। सही उत्तर होगा मित्र जो था, ये 7वां अंग था साप्तांग सिद्धांत का। साप्तांग सिद्धांत में और कौन कौन से अंग थे देख लेते हैं एक बार। व्याख्या, राज्य के साप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के 7 अंग निम्नलिखित हैं। इसमें पहला है स्वामी, दूसरा है अमात्य, तीसरा है कोश, चौथा है दुर्ग, पांचवा है जनपद और फिर है बल, फिर अंत में है मित्र। ठीक है, तो ये 7 सिद्धांत थे, 7 अंग थे। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत के पोलिगौर कौन थे। ठीक है, तो ये प्रश्न आया है पोलिगौर कौन थे, कई बार आया है। पहला ऑप्शन है आपका साधारण जमींदार थे, दूसरा है महाजन थे, तीसरा है क्षेत्रीय प्रशासकीय एवं सैन्य नियंत्रक थे, चौथा है कि ये धनाढ़ व्यापारी थे। बताना है कि दक्षिण भारत के पोलिगौर कौन थे। सही उत्तर क्या हो जाएगा कि ये थे क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे पोलिगौर। पोलिगार अथवा पलायका 16वीं और 18वीं शताब्दी में के मध्य जो थे विजयनगर में साम्राज्य में प्रांतीय प्रशासक व सेना नायक होते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था। हिरण्यगर्भ जो धार्मिक कार्य था किसने कराया था।
पहला ऑप्शन है मयूर शर्मन ने, दूसरा ऑप्शन है हरिचंद ने, तीसरा ऑप्शन है दंती दुर्ग, चौथा ऑप्शन है हर्ष। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है आपका दंती दुर्ग ने कराया था हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतीवर्मन या दंती दुर्ग 8वीं शताब्दी के मध्य में 752 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अपनी राजधानी मान्यखेत तथा मालखेत को बनाया। दंती दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ यानी कि महादान नामक यज्ञ किया था। तो ध्यान रखना है कि हिरण्यगर्भ महायज्ञ किसने किया था? राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है, बताना है। पहला ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, दूसरा ऑप्शन है खानवा का युद्ध 1527, तीसरा ऑप्शन है घाघरा का युद्ध 1529, चौथा ऑप्शन है चंदेरी का युद्ध 1530। कौन सा इसमें जो है वो सही सुमेलित नहीं है? सही उत्तर है चंदेरी का युद्ध जो था ये 1530 जो है ये सही सुमेलित नहीं है, जबकि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? ये 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 ईस्वी में। जबकि अन्य युद्ध जो है सुमेलित है, तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में हुआ था, खानवा का 1527 में हुआ था और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। ये सभी युद्ध जो है संबंधित हैं बाबर से। तो चंदेरी का युद्ध जो 1528 ईस्वी में हुआ था ये बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को बुरी तरह पराजित किया था। अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट जहांगीर ने निम्न में से किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका हो गया अल्बुकर्क को, दूसरा है फ्रांसिस को एल्मिडा को, तीसरा ऑप्शन है विलियम हॉकिंस को, चौथा ऑप्शन है हेनरी द नेविगेटर। सही उत्तर इसमें बताना है कौन सा होगा। तो आप जानते हैं कि विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की भी उपाधि दी थी। तो ध्यान रखिएगा विलियम हॉकिंस को दी थी ये उपाधि इंग्लिश खान की। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस को अंग्रेज कंपनी हेतु व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए मुगल सम्राट जहांगीर के पास राजदूत बनाकर भेजा गया था। जहांगीर ने 400 मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि देकर उसे प्रदान की थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? पहला ऑप्शन है आपका दिल्ली का लाल किला, दूसरा ऑप्शन है आगरा का किला, तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद का किला, चौथा ऑप्शन है लाहौर का किला। सही उत्तर आप जानते हैं क्या है? सही उत्तर है दिल्ली का लाल किला जो था ये अकबर के काल में नहीं बना था, ये बना था शाहजहां के काल में। ठीक है, तो ये बाकी जो है वो अकबर के राज्यकाल में बने हुए हैं। व्याख्या देख लेते हैं। शाहजहां ने अपनी नवीन राजधानी 1648 ईस्वी में दिल्ली यानी शाहजहांबाद में एक चतुर्भुज आकार का किला बनवाया, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण कहा जाने लगा लाल किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला लाल किला हमीद अहमद नामक शिल्पकार की देखरेख में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। लखनऊ में 1857 को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? पहला ऑप्शन है जीनत महल, दूसरा ऑप्शन है नाना साहेब, तीसरा है हजरत महल, चौथा ऑप्शन है तात्या तोपे। तो आप जानते हैं कि लखनऊ में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल द्वारा। ठीक है, तो बेगम हजरत महल और उनके पुत्र द्वारा ये किया गया था। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। लखनऊ में यानी अवध क्षेत्र लगता था। 1857 के विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिजरिस कादिर को नवाब घोषित कर प्रशासन की बागडोर को अपने हाथों में ले लिया था। अगला प्रश्न है कि 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? पहला ऑप्शन है मंदिरों में भ्रष्टाचार, दूसरा ऑप्शन है हिंसा, तीसरा ऑप्शन है राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी, चौथा ऑप्शन है सांप्रदायिकता। सही उत्तर इसमें क्या होगा? इसमें सही उत्तर है तारकेश्वर आंदोलन जो हुआ था ये मंदिरों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ था। अगला प्रश्न है कि सौमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है भारतीय बोल्शेविक दल, दूसरा ऑप्शन है क्रांतिकारी साम्यवादी दल, तीसरा ऑप्शन है बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल, चौथा ऑप्शन है अतिवादी लोकतांत्रिक दल। सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा क्रांतिकारी साम्यवादी दल। सौमेंद्रनाथ टैगोर के दल का क्या नाम था? क्रांतिकारी साम्यवादी दल। ठीक है, इसके विषय में कुछ व्याख्या देखते हैं। टैगोर ने 1942 ईस्वी में क्रांतिकारी साम्यवादी दल और भारतीय बोल्शेविक दल की स्थापना 1939 ईस्वी में बंगाल में मजदूर नेता एच दत्त मजूमदार, अजीत राय, शिशिर राय
और विश्वनाथ दुबे ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? पहला ऑप्शन है आपका कलकत्ता अधिवेशन 1917, दूसरा ऑप्शन है आपका गया अधिवेशन 1922, तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद अधिवेशन 1921, चौथा ऑप्शन है लखनऊ अधिवेशन 1916। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है आपका कलकत्ता अधिवेशन 1917 जो है, इसमें प्रथम बार किसी महिला को कांग्रेस की अध्यक्ष चुना गया। ये कौन थी? ये थी एनी बेसेंट। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। श्रीमती एनी बेसेंट 1917 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में एवं पहली बार महिला अध्यक्ष चुनी गई थी कांग्रेस की। अगला प्रश्न देखते हैं, लोक हितवादी उपागम किसे जाना जाता था? लोक हितवादी जो उपागम था इससे किसे जाना जाता था? पहला ऑप्शन है आपका गोपाल हरि देशमुख को, दूसरा है महादेव गोविंद रानडे को, तीसरा ऑप्शन है ज्योतिबा फुले को, चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर क्या है? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता था। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी नामक उपनाम से जाने जाते थे। पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि देशमुख 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न हो गया है आपका कि कामागाटा मारू क्या था? पहला ऑप्शन औद्योगिक केंद्र था, दूसरा ऑप्शन है एक बंदरगाह था, तीसरा ऑप्शन एक जहाज था, चौथा ऑप्शन है सेना की एक टुकड़ी। सही उत्तर क्या है? कामागाटा मारू जो था ये एक जहाज था। व्याख्या देखेंगे तो इसमें 26 सितंबर 1914 को 376 यात्रियों के साथ कामागाटा मारू जापानी जहाज को किराए पर लेकर गुरुदत्त सिंह हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मारे गए और 25 घायल हुए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था किसने किया था? पहला ऑप्शन है सर पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड लेनिथ्रो, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड वेवेल, चौथा ऑप्शन है सर जॉन साइमन द्वारा। सही उत्तर क्या है? सर पैट्रिक लॉरेंस द्वारा जो है 1946 में कैबिनेट मिशन नेतृत्व किया गया था। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। 14 मार्च 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्रता पाने का अधिकार है। इसके लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों को एक 3 सदस्यीय मिशन, जिसके सदस्य थे स्टैफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर थे, तथा जिसे कैबिनेट मिशन कहा जाता है, को 1946 में भारत मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस के नेतृत्व में भेजा गया। इस मिशन ने भारत में तत्काल में एक अंतरिम सरकार की स्थापना तथा संविधान सभा के गठन के संविधान निर्माण हेतु एक योजना को प्रस्तुत किया। ठीक है, तो संविधान निर्माण गठन और योजना को प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था। पहला ऑप्शन है सांप्रदायिक समस्या से, दूसरा ऑप्शन है डोमिनियन स्टेट से, तीसरा ऑप्शन है श्रमिक नेताओं से, चौथा ऑप्शन है अस्पृश्यता से। सही उत्तर क्या है? डोमिनियन स्टेट से संबंध था दीपावली घोषणा पत्र का, जो 1929 में जारी की गई थी। 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध है डोमिनियन स्टेट से। अगला प्रश्न देखते हैं कि गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? पहला ऑप्शन है चर्चिल ने, दूसरा है एटली ने, तीसरा है माउंटबेटन ने, चौथा है साइमन ने। सही उत्तर इसका बताना है क्या होगा? गांधी को वन मैन फोर्स बाउंड्री किसने कहा था? सही उत्तर है आपका माउंटबेटन ने कहा था। ठीक है, तो माउंटबेटन ने सही उत्तर हो जाएगा इसका। माउंटबेटन द्वारा कहा गया था गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स। अगला प्रश्न है कि निम्न कालों में से किसे प्रायः लघु हिमकाल माना गया है? पहला ऑप्शन है आपका 750 ईस्वी से 850 ईस्वी, दूसरा है ऑप्शन 950 से 1250 ईस्वी, तीसरा है ऑप्शन 1650 से 1870 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 8 से 8000 से 10,000 वर्ष पूर्व। तो लघु हिमकाल की श्रेणी में रखा जाता है 1650 ईस्वी से 1870 का जो काल था ये कहा जाता है लघु हिमकाल के रूप में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। पहला आपकी एक तरफ दिया हुआ है गर्म जल के स्रोत दिए हैं, दूसरा उनकी अवस्थिति दी है। तो आपको देखना है कि कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो आप देखेंगे मणिकर्ण जो है ये आपका कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में सही है। ज्वालामुखी जो है जम्मू कश्मीर, ये जो है आपका गलत है। अनहोनी जो है ये मध्य प्रदेश में है, ये सही है। ताप्तपानी जो है ये आपका उड़ीसा में है, ये भी सही है। तो आपका जो इसमें सही उत्तर है ज्वालामुखी जो है जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये आपका इस प्रश्न का सही उत्तर है, जबकि अन्य जो है सुमेलित है। आप देखेंगे कि बैरन द्वीप
बंगाल की खाड़ी में अंडमान सागर के पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। ये भारत ही नहीं अपितु दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का पहला अधिकार 1787 में हुआ था। तो ज्वालामुखी जो है आप देखेंगे कि वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये है आपका अंडमान और निकोबार में। ठीक है, अंडमान और निकोबार में है, और बाकी जो है ये सब आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है। पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड, चौथा है पश्चिम बंगाल। सही उत्तर क्या है? दूध गंगा नदी है आपका जम्मू कश्मीर में। दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। यह चिनाब की सहायक नदी। अगला प्रश्न है कि एक तरफ सूची 1 दी है, दूसरी तरफ सूची 2। सूची 1 में झीलें हैं, सूची 2 में उनकी अवस्थिति है। सही मिलान करना है तो आप देखेंगे कि अष्टमुडी जो है झील केरल में राज्य में स्थित है। इसके अलावा पुलिकट जो है ये आपका तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। रूपकुंड जो है ये आपका उत्तराखंड में अवस्थित है, और सूरजकुंड जो है ये हरियाणा में है। तो ये आपका सही मिलान हो जाएगा। एक बार पुनः सही मिलान देख लेते हैं। तो सूची 1 में झीलें देखते हैं। अष्टमुडी कहाँ है? केरल में है। पुलिकट तमिलनाडु में है। रूपकुंड उत्तराखंड में है, और सूरजकुंड हरियाणा में है। निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? पहला ऑप्शन है सरहिंद नहर, दूसरा है एडर नहर, तीसरा बिस्ट दोआब नहर, चौथा है ईस्टर्न ग्रे नहर। सही उत्तर क्या है? एडर नहर को जो है दामोदर नदी से निकाला गया है। अगला प्रश्न है कि बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल होता है, लाइसिन, अमाइलोज, शर्करा और तेल। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा? इसमें आपके 2 ऑप्शन होने के कारण क्या हो जाएगा? ये प्रश्न जो है मूल्यांकन से बाहर हो गया, या फिर इसमें जो है सभी को एक एक अंक मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? पहला ऑप्शन है इडैफिक, दूसरा है क्लाइमेटिक, तीसरा है बायोटिक, चौथा है टोपोग्राफी। सही उत्तर क्या है? इडैफिक जो है ये किससे संबंधित होता है? ये मृदा से संबंधित होता है। इडैफिक मृदा की एक प्रकृति है ये, और पौधों के उत्पादन संबंधी मृदा के गुणों का अध्ययन इडैफिकोलॉजी कहलाता है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या होता है? आहार और फाइबर उत्पादन। अगला प्रश्न है कि भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा उपक्षय के कारण निर्मित हुई है? पहला ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टियां, दूसरा है लेटराइट मिट्टियां, तीसरा है लाल मिट्टियां, चौथा ऑप्शन है रेगुर मिट्टियां। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है आपका रेगुर मिट्टी जो है ये बेसाल्ट लावा अपक्षय से बनी हुई है। ठीक है, सही। इसकी कुछ व्याख्या देख लेते हैं। रेगुर मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट के चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इस मिट्टी का काला रंग इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें टेटेनिफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित राज्यों की मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम बताना है। तो आपका इसमें सही उत्तर हम सीधे बता देते हैं। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर है आपका आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है? पहला ऑप्शन है रत्नगिरी खान, दूसरा है जयपुर खान, तीसरा है सुंदरगढ़ खान, चौथा ऑप्शन है बेलाडीला की खान। सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? बेलाडीला की जो खान है ये आपकी सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। बेलाडीला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित भारत की सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यह लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता यानी उसका झुकाव, तीसरा ऑप्शन है विषुवयन जिसमें पृथ्वी की सूर्य से अपसौर और उपसौर की स्थिति, चौथा है कि सौर किरणित ऊर्जा यानी सौर विकिरण। सही उत्तर में क्या होगा? सौर किरणित ऊर्जा यानी सौर विकिरण जो है इसका संबंध जो है वो जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से नहीं है। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। विषुव आयन यानी पृथ्वी की सूर्य से अपसौर और उपसौर स्थिति। ठीक है, तो अपसौर उपसौर क्या होता है? मतलब सूर्य का पृथ्वी के नजदीक और दूर होने की स्थिति। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की तिर्यकता, पृथ्वी की कक्षा उत्केंद्रता इत्यादि जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित है, किंतु सौर किरणित ऊर्जा इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? पहला ऑप्शन है आपका शीतोष्णकटिबंधीय वन की, दूसरा ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वन की, तीसरा ऑप्शन है शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश की, चौथा है उष्णकटिबंधीय सवाना की। सही उत्तर क्या है? शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश की उत्पादकता जो होती है सबसे कम होती है। ठीक है, सबसे कम, जबकि अन्य की जो है इनसे ज्यादा है।
और उसमें सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय वन की होती है। एक बार देख लेते हैं व्याख्या। शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेश की औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम और उष्णकटिबंधीय वन की औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक होती है। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? पहला ऑप्शन है भीतरकनिका, दूसरा ऑप्शन है सुंदरवन, तीसरा ऑप्शन है गहिरमाथा, चौथा ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी। सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर है मन्नार की खाड़ी जो है ये आपका सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में मन्नार की खाड़ी में 21 द्वीपों पर आधारित एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका कुल क्षेत्रफल 560 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कालाहारी, दूसरा है गोबी, तीसरा चिहुआहुआ, चौथा है सहारा। सही उत्तर क्या है? कालाहारी जो मरुस्थल है ये आपका अफ्रीका में स्थित है और साथ ही ये दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में, दक्षिणी गोलार्ध के क्षेत्र में पड़ता है। व्याख्या देख लेते हैं। कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसका स्थल का विस्तार दक्षिणी अफ्रीका तथा बोत्सवाना में है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है। पहला ऑप्शन है नदियों में, दूसरा ऑप्शन है झीलों और झरनों में, तीसरा ऑप्शन है महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदियों स्थायी हिमों में, चौथा ऑप्शन है भूमिगत जल में। तो जो हमारे पृथ्वी पर मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है वो किसमें है? महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदों में। तो जो स्थायी हिम है यानी ग्लेशियर इनमें है। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। हमारे उपग्रह में पाए जाने वाले कुल मृदु जल का 68% से अधिक भाग महाद्वीपीय पर्वतीय हिमनदियां स्थायी हिम में है। केवल 30% भूजल और 0.3% झीलों, झरनों, नदियों के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। पहला ऑप्शन है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात टुगेला जलप्रपात, दूसरा ऑप्शन है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, ताजे जल की झील जो है वो सुपीरियर झील है, तीसरा ऑप्शन है विश्व की सबसे ऊंची नवगम्य झील टिटिकाका झील है, चौथा ऑप्शन है कि विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है टांजानिका झील। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप देखेंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये टुगेला जलप्रपात नहीं है, तो ये आपका जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये सुमेलित नहीं है। जबकि अन्य जो है, चाहे विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील हो, यह है सुपीरियर झील, विश्व की सबसे ऊंची नवगम्य झील हो, यह है लेक टिटिकाका, तीसरा है कि विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील यह है तंजानाइका झील। तो आप सही सुमेलन एक बार फिर से देख लें। तो विश्व का सबसे ऊंचा ढाल प्रपात जो है वो कौन सा है? नियाग्रा वाटरफॉल है। ठीक है, तो नियाग्रा जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा है। इसके अलावा जो है ये अन्य जो है वो सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? पहला ऑप्शन है बैकाल झील, दूसरा है यूरन झील, तीसरा विक्टोरिया झील, चौथा ऑप्शन है विनिपेग झील। आपका यहाँ सही उत्तर क्या होगा? बैकाल झील जो है ये सबसे गहरी और प्राचीनतम गहरी झील है। इसके अलावा जबकि अभी हमने अन्य देखी थी तो तंजानिका झील जो है ये आपकी दूसरे नंबर पर है। विश्व की प्राचीनतम और सबसे गहरी झील जो है रूस के साइबेरिया क्षेत्र में बैकाल झील है। इसकी गहराई जो है आप देख सकते हैं कि 1637। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ बांध दिए हुए हैं, दूसरी तरफ नदियां दी हैं, तो बताना है कौन सा बांध किस नदी पर सुमेलित नहीं है। ग्रैंड कुली बांध आप देखेंगे कोलंबिया नदी पर है, ये सुमेलित है। हूवर बांध जो है टेनेसी नदी पर, यह सुमेलित नहीं है। नूरेक जो है ये बख्श पे है और कौरावासा जाम्बेजी नदी पे है। तो ये सही, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हूवर। हूवर जो है आपका टेनेसी नदी पर नहीं है, जबकि ये है कोलोराडो नदी पे। तो कोलोराडो नदी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका पर डेविस, पार्कर, बोल्डर, हूवर बांध स्थित हैं। टेनेसी नदी पर जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है उसमें व्हीलर, विल्सन, नोरिस, चिकमागा बांध स्थित है। ठीक है, और इसके अलावा ये सभी बांध जो है जल विद्युत परियोजना है। अगला प्रश्न है कि भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू कश्मीर में अवस्थित है? पहला ऑप्शन है फूलर झील, दूसरा है कोलेरेव झील, तीसरा ऑप्शन है अंचार झील, चौथा ऑप्शन है हमीरसर झील। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है अंचार झील जो है ये आपकी जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल के अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा पृथ्वी के से बढ़ती दूरी पर सबसे पहले आएगा। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आपका आएगा क्षोभ मंडल, फिर इसके बाद आपका जो आएगा यहाँ पे क्षोभ मंडल आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा समताप मंडल, इसके बाद आपका आएगा मध्य मंडल और अंत में तापी मंडल। तो इस प्रकार जो है ये क्रम आपका बन जाएगा।
तो आप देखेंगे कि सही उत्तर क्या है पृथ्वी से बढ़ते क्रम में, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 पहले आएगा, फिर 3 4 1, मतलब एक बार फिर से सही क्रम देख लेते हैं। वायुमंडल में अधोलिखित मंडलों को उनके पृथ्वी के धरातल से बढ़ती दूरी के क्रम क्या हो जाएगा। जैसे क्षोभ मंडल है, ये आपका 8 से 18 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसके बाद आता है समताप मंडल जो कि 18 से 32 किलोमीटर तक पाया जाता है। इसके बाद आता है आपका ओजोन मंडल जो कि आपका 32 से 60 किलोमीटर तक पाया जाता है। आयन मंडल आता है जो कि 60 से 640 किलोमीटर तक, और वायुमंडल जिसकी सीमा है 640 से ऊपर तक की। ठीक है, तो ये क्रम हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में आ जाता है। तो आप सबसे पहले आप देखेंगे कि सबसे पहले आपका पृथ्वी के धरातल सबसे पहले आपका आएगा क्षोभ मंडल, इसके बाद क्षोभ मंडल, उसके बाद आपका आ जाएगा समताप मंडल, इसके बाद आपका आएगा ओजोन मंडल, इसके बाद आएगा आयन मंडल, उसके बाद आएगा वायुमंडल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताना है। एक तरफ उद्योग दिए हैं, दूसरी तरफ उन उद्योगों के स्थान दिए हैं, तो कहाँ कौन सा उद्योग नहीं पाया जाता है बताना है। कागज जो है आप देखेंगे कि ओंटारियो प्रसिद्ध है, उसके लिए सही बात है, सही है। सूती वस्त्र डेट्रॉइट से संबंधित नहीं है। रासायनिक से संबंधित टेक्सास रासायनिक उद्योग से संबंधित है, सही है। मोटर कार जो है वो उद्योग जो है नगोया में है, ये भी बात सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सूती वस्त्र डेट्रॉइट। सही सुमेलन एक बार देख लेते हैं। उद्योग दिए हैं, स्थान दिए हैं, तो आप देखेंगे कागज जो है ओंटारियो प्रसिद्ध है। ओंटारियो कहाँ है, कनाडा में। सूती वस्त्र के लिए ओसाका प्रसिद्ध है, रासायनिक के लिए टेक्सास प्रसिद्ध है, और मोटर कार के लिए जाना जाता है नगोया को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश तांबे का बृहत्तम उत्पादक है रहा है। ये आंकड़े हैं 2013 के अनुसार। आप अपनी परीक्षा के अनुसार जो है अपने आंकड़ों को अपडेट करते रहिएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है चिली, दूसरा है चीन, तीसरा है पेरू, चौथा ऑप्शन है यूएस। सही उत्तर क्या है, चिली जो है ये तांबे का बृहत्तम। अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 की अवधि में देश की जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत था। पहला ऑप्शन है 31.34, दूसरा है 17.70, तीसरा है 13.1331, चौथा ऑप्शन है 23.85। सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर है कि 2001 से 2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत था 17.70। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप व्याख्या देख लीजिए। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान भारत की दशकीय वृद्धि दर जो थी 17.7% थी। इसमें ग्रामीण की 12.3% थी और नगर की 31.8% थी। तो ये भी अलग अलग से पूछ लिया जा सकता है। ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर अगर बात करें तो मेघालय की सबसे ज्यादा थी 27.2%, तथा नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जो थी ये थी दमन और दीव में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। पहला ऑप्शन है 74.01%, दूसरा है ऑप्शन 72.60%, तीसरा ऑप्शन है 69.72%, चौथा ऑप्शन है 70.60%। सही उत्तर इसमें क्या होगा, इसमें आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर जो है उसमें कोई भी आंकड़ा मेल नहीं खा रहा है, इसलिए ये प्रश्न जो है आयोग द्वारा निरस्त कर दिया गया। अब इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर है कि उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर जो है ये आपकी 67.7% है। इसमें भी आप देखेंगे कि जो पुरुष यानी मेल की साक्षरता दर है वो 77.7%, 3%, और स्त्री साक्षरता दर जो है ये 57.2% है। प्रदेश की कुल साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से लगभग 55.3% कम है। 2001 से 2011 के बीच में मध्य प्रदेश की साक्षरता दर जो थी 11% की वृद्धि हुई। हालांकि इसमें उत्तर जो है आयोग द्वारा इसको सी माना गया है। अगला प्रश्न है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात क्या है। पहला ऑप्शन है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का 940, दूसरा ऑप्शन है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का 950, तीसरा ऑप्शन है आपका प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का 960, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब आपको सही उत्तर बताना है, तो सही उत्तर आप जानते हैं क्या होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत में लिंगानुपात जो है वो 943 है। ठीक है, 943 है, और आप देखेंगे कि 943 में से कहीं भी नहीं दिया है। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। तो जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश में लिंग अनुपात जो है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है, जो 2001 से 10 अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग अनुपात की बात करें तो 949 है, और शहरी क्षेत्रों का ये 929 है। केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात, जबकि हरियाणा में सबसे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार करते हुए बूट की सहायता से सही उत्तर बताना है। कथन है कि भारत में लिखित संविधान है, कारण यह है कि शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं के संकेतक है।
तो आप इसमें देखेंगे, आपको बताना है, पहला ऑप्शन है कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है कथन कारण दोनों सही लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। चौथा है कि कथन सही कारण गलत। तीसरा है कि कथन सही कारण गलत। चौथा है कि कथन गलत कारण सही। तो आपका इसमें सही उत्तर क्या होगा? आप देख रहे हैं कि लिखित संविधान, ये बात सही है, और शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेत है, ये बात भी सही है, लेकिन ये व्याख्या इससे संबंधित नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें कथन और कारण दोनों तो सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों से सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन है कि आपका देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, सही बात है, ये मौलिक कर्तव्य है। दूसरा ऑप्शन है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, उसका परिरक्षण करना, ठीक है, तो ये भी आप देखेंगे कि ये मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में है। तीसरा आपका है ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ठीक है, तो ये आपका डाउटफुल है, ये नहीं है। और चौथा है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, ये भी आपका मूल कर्तव्य है। तो ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ये सही उत्तर होगा, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये क्या है? ये आपका डीपीएसपी है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, और ये अनुच्छेद 40 में इसकी सम्मिलित किया गया है। तो आप देखेंगे इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। इसे रूस के संविधान से लिया गया, इसमें भाग 4 का अनुच्छेद 51 का के तहत रखा गया है। प्रश्नानुसार ग्राम पंचायतों के गठन को उल्लेख जो है नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में है, इसमें मौलिक कर्तव्य, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं प्राप्त है? पहला ऑप्शन है विधि के समक्ष समानता। दूसरा ऑप्शन है विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तीसरा ऑप्शन है जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षण। चौथा ऑप्शन है धर्माचरण की स्वतंत्रता। सही उत्तर क्या होगा? आप देखेंगे विदेशियों को नहीं प्राप्त है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है कि संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन सा कानून बना सकता है? पहला ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, दूसरा है संसद, तीसरा है राज्य विधानमंडल, चौथा ऑप्शन है क्षेत्रीय परिषद। तो आप देखेंगे कि संविधान की विषय सूचियों में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है, ठीक है, तो संसद कानून बना सकती है। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। संविधान की 7वीं अनुसूची में तीनों सूचियों में संघ, राज्य, संवर्ती का उल्लेख है। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून, राज्य सूची पर राज्य सरकार और संवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। मतभेद की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होगा, किंतु इन तीनों सूचियों में परिवर्तन व निर्णय का विशेषाधिकार संसद। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? पहला ऑप्शन है केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। दूसरा है पूर्ण रूप से लिखित संविधान। तीसरा है एकहरी नागरिकता। चौथा है स्वतंत्र न्यायपालिका। तो आप देखेंगे संघीय लक्षण का जो गुण नहीं है वो क्या है? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है एकहरी नागरिकता। अगला प्रश्न है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री में, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति में, तीसरा ऑप्शन है मंत्रिपरिषद, चौथा ऑप्शन है संसद में। तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति निहित होती है ये होती है राष्ट्रपति में। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका प्रमुख होता है तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल ही उसका वास्तविक कार्यपालिका होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद में शामिल है। पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा है केवल राज्यसभा, तीसरा ऑप्शन है केवल लोकसभा एवं राज्यसभा, चौथा ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। सही उत्तर क्या होगा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों ही भारतीय संसद में शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद 69 के अनुसार भारतीय संसद का गठन राष्ट्रपति एवं संसद के दोनों सदनों यानी राज्यसभा और लोकसभा को मिलाकर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है? पहला ऑप्शन है भारत के प्रधान न्यायाधीश, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा के अध्यक्ष, चौथा ऑप्शन है भारत के महान्यायाधीश। सही उत्तर इसमें क्या होगा? भारत के जो प्रधान न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वो कार्य कर सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति व इन दोनों की अनुपस्थिति में भारत के प्रधान न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित। इसमें एक तरफ दिया हुआ है कथन की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। दूसरा कारण यह है कि उक्त आयोग का अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत जो भी पहले हो धारित करता है। कि कौन सा सही है? तो पहला कथन सही है, कारण गलत है। दूसरा ऑप्शन है आपका कि कथन गलत है, कारण सही है। तीसरा ऑप्शन है कि दोनों ही सही हैं यानी कथन और कारण दोनों सही है। चौथा है कि कथन और कारण दोनों ही गलत।
कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कथन भी सही है और कारण भी सही है, ये दोनों ही सही होंगे। सही उत्तर आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उल्लेख करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 99, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 103, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 100, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 102। सही उत्तर इसका क्या है? सही उत्तर है अनुच्छेद 100। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब मत बराबर हो जाएं लोकसभा में, तो आप देखेंगे कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो अपना मत निर्णायक मत दे सकता है और वो उसका प्रयोग कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल 100 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को आहूत की जाती है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा स्पीकर द्वारा, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा, चौथा ऑप्शन है राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो आर्टिकल 108 के अनुसार जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत राष्ट्रपति करता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं लोकसभा का विघटन करना, संसद के सदनों का अधिवेशन बुलाना, उनका सत्रावसान भी करना। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण के प्रावधान संविधान में किया गया है। पहला है ऑप्शन संविधान के अनुच्छेद 331 द्वारा, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 221 द्वारा, तीसरा है अनुच्छेद 121 द्वारा, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 139 द्वारा। सही उत्तर क्या है? अनुच्छेद 331 द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की? पहला आपका ऑप्शन है कि गोपालन बनाम मद्रास राज्य, दूसरा ऑप्शन है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, तीसरा ऑप्शन है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, चौथा ऑप्शन है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जिसमें मूल ढांचे का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया और मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा भारतीय संविधान के लिए प्रस्तुत की गई। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के निर्णय के अभिनिर्धारित किया गया है। यह निर्णय गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त करके लागू किया गया। अगला प्रश्न है कि संसद में शून्यकाल का समय क्या होता है? पहला ऑप्शन है सुबह 9 से 10 बजे तक, दूसरा ऑप्शन है सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, तीसरा ऑप्शन है सुबह 11 बजे से 12 बजे तक, चौथा ऑप्शन है सुबह 12 बजे से 1 बजे। सही उत्तर क्या है? सुबह 12 बजे से 1 बजे तक। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? पहला ऑप्शन है परमादेश को, दूसरा है अधिकार पक्षा को, तीसरा है बंदी प्रत्यक्षीकरण को, चौथा है प्रतिषेध को। तो उच्च न्यायालय जो है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए जारी करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। कारण यह कि इस ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। तो आप देखेंगे कथन और कारण का प्रश्न है, तो इसमें आपको बताना है कि कथन कारण क्या दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है कि कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा ऑप्शन है कि कथन गलत है, कारण सही है। चौथा ऑप्शन है कि कथन गलत है, कथन सही है और कारण गलत है। तो इसमें सही उत्तर आप देखेंगे कि कथन जो है वो सही है जबकि कारण जो है वो गलत है। तो आपका सी जो है वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डी सही हो जाएगा कि कथन सही है और कारण। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि कथन जो है आपका राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, ये बात सही है, लेकिन कारण जो है वो गलत है क्योंकि ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है, ये बात गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 53, दूसरा अनुच्छेद 61, तीसरा अनुच्छेद 74, चौथा है ऑप्शन अनुच्छेद 13। सही उत्तर क्या है? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत जो है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? पहला ऑप्शन है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तीसरा है राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, चौथा है राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। सही उत्तर क्या होगा? राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य जो है ये निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा। जबकि अगर हम ये इस प्रकार देखें कि राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित कौन कौन होते हैं, तो आपके लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्य की विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य होते हैं। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल सदस्यों का प्रावधान करता है।
जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं: संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जिसको 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% तक सीमित कर दी गई? तो आपका पहला ऑप्शन है 91वां संविधान संशोधन, दूसरा 92वां संविधान संशोधन, तीसरा है ऑप्शन आपका 90वां संविधान संशोधन, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% ही तक सीमित कर दी गई है। मंत्रिपरिषद की संख्या, तो आप केंद्रीय मंत्रियों की संख्या, तो आप देखेंगे कि सही उत्तर है आपका 90वां संविधान संशोधन द्वारा ये कर दिया गया है। कुछ व्याख्या देख लेते हैं। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा केंद्र और राज्यों में मंत्रियों की संख्या सीमित कर दी गई। इसके तहत सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या निचले सदन की संख्या के 15%। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? पहला ऑप्शन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, दूसरा ऑप्शन है नाबार्ड, तीसरा ऑप्शन है कृषि लागत एवं कीमत आयोग, चौथा ऑप्शन है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। सही उत्तर क्या होगा? कृषि लागत एवं कीमत आयोग जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी संबंधी संस्तुति करता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है। उल्लेखनीय 1965 में कृषि मूल्य आयोग यानी एपीसी की स्थापना की हुई, जिसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर एमएल दांतवाला थे। फिर ये एपीसी का नाम बदल के 1985 में सीएसीपी कर दिया गया, जिसका पूरा अर्थ होता है कृषि लागत एवं कीमत आयोग। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा है कारण कि संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता। तो आप देखेंगे कि इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। कथन और कारण क्या दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है कि कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तीसरा है कथन सही कारण गलत, चौथा है कथन गलत कारण सही। सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? सही उत्तर है कि कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। राज्य वित्त आयोग जो है संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न है कि बीएससी के ग्रीनएक्स में कितनी कंपनियां सम्मिलित हैं? पहला ऑप्शन है 25, दूसरा ऑप्शन है 40, तीसरा ऑप्शन है 50, चौथा ऑप्शन है 100। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है आपका 25 कंपनियां जो हैं इसमें सूचीबद्ध हैं। नगरीकरण के कारणों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, कूट से सही उत्तर चुनने हैं। पहला है कि ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास की ऊंची दर है। दूसरा है कि शहरों में शैक्षणिक संस्थाओं की बढ़ती संख्या। तीसरा कथन है कि औद्योगिकरण की ऊंची दर। चौथा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें से मुख्यतः कौन से कारण है जो नगरीकरण के से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन सही, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर ये बात गलत है। तो आपका 1, 2, 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1944 में गांधीवादी योजना प्रतिपादित किया था, किसने किया था? पहला ऑप्शन है एनआर सरकार ने, दूसरा है कस्तूरी भाई लाल भाई ने, तीसरा है जयप्रकाश नारायण ने, चौथा ऑप्शन है श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। सही उत्तर इसका क्या होगा? गांधीवादी योजना जो थी प्रतिपादित की थी श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा। अगला प्रश्न है कि पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है सनस्पॉट को, दूसरा है सोलर रेडिएशन, तीसरा ऑप्शन है हवा के ताप को, चौथा ऑप्शन है आपका पौधों के ताप को। सही उत्तर क्या है कि पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक है? आपके ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है प्लास्टिक, दूसरा है एल्युमिनियम, तीसरा ऑप्शन है लकड़ी, चौथा ऑप्शन है जर्मेनियम। तो अर्धचालक जो है वो कौन सा है? जर्मेनियम जो है ये एक अर्धचालक है। अगला प्रश्न है कि मानव का शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसका अगर हम सेल्सियस डिग्री में तापक्रम देखें तो कितना होगा? पहला ऑप्शन है 40.16, दूसरा है 36.89, तीसरा है 35.72, चौथा है 32.36। सही उत्तर क्या है? 36.89 डिग्री सेल्सियस होगा। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम फ़ारेनहाइट में 98.4 और सेल्सियस में 36.89 होता है। अगला प्रश्न है कि एक गिलास पानी पीने में कितनी कैलोरी मिलती है? पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है 15, तीसरा ऑप्शन है 25, चौथा ऑप्शन है 50। सही उत्तर क्या होगा कि हमें एक गिलास पानी पीने में 0 कैलोरी आकाश का नीला रंग किस कारण दिखाई दे होता है? पहला ऑप्शन आपका है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला रंग होता है, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश का परिक्षेपण द्वारा, तीसरा है ऑप्शन प्रकाश का व्यतिकरण द्वारा, चौथा है सूर्य के द्वारा नीले प्रकाश का अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन। तो आपको बताना है कि आकाश का नीला रंग किस कारण होता है? सही उत्तर है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बैगनी और नीले रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, अतः प्रकीर्णन अधिक होगा, इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है।
बॉक्साइट अयस्क है, पहला ऑप्शन है लोहे का, दूसरा ऑप्शन एल्युमिनियम का, तीसरा है तांबे का, चौथा ऑप्शन है सोने का। तो बॉक्साइट जो है अयस्क होता है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। अगला प्रश्न है कि रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। पहला ऑप्शन है उत्तल, दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा जो प्रयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण एक गोलाकार दर्पण है जिसके ऊपरी हुए तल पर पॉलिश हुई होती है। अंदर का तल परावर्तक होता है, इसके द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बड़ा बनता है, इसलिए इस दर्पण का प्रयोग दंत चिकित्सक द्वारा। अगला प्रश्न है कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड व डाइऑक्सिन्स, दूसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड निकोटीन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, चौथा ऑप्शन है डाइऑक्सीसिन एवं बेंजीन। सही उत्तर क्या है? सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक जो होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है। सी उत्तर सही होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन सिगरेट के धुएं के मुख्य प्रदूषक है। निम्न में से कहां पे आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? पहला ऑप्शन हरियाणा, दूसरा राजस्थान, तीसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा पश्चिम बंगाल। सही उत्तर क्या है? पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक से ब्लैकफुट नामक रोग भी होता है। अगला प्रश्न है कि कांसा धातु मिश्र धातु है। कांसा जो है वो मिश्र धातु है, किसकी है? पहला ऑप्शन है तांबा और टिन की, दूसरा है तांबा एवं चांदी का, तीसरा ऑप्शन है आपका तांबा एवं जस्ता का, चौथा ऑप्शन है तांबा एवं सीसा का। सही उत्तर इसमें क्या होगा? कांसा मिश्र धातु है, तांबा और टिन की धातु है मिश्र धातु। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा तना है? पहला ऑप्शन है शलजम, दूसरा है अदरक, तीसरा है गाजर, चौथा ऑप्शन है शकरकंद। तना कौन है इसमें से? इसमें अदरक जो है वो एक तना है। अगला प्रश्न है कि कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? पहला ऑप्शन है जड़, दूसरा ऑप्शन है फल, तीसरा ऑप्शन है बीज, चौथा ऑप्शन है छाल। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है आपका छाल। तो कुनैन सिनकोना पादप के छाल के रूप में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि लौंग है। पहला ऑप्शन है तने की गांठ, दूसरा ऑप्शन जड़ की गांठ है, तीसरा ऑप्शन है पत्तियां, चौथा ऑप्शन है सूखे फूल। तो लौंग कैसा होता है? लौंग एक सूखे फूल होता है। सही उत्तर क्या है? सूखे फूल। अगला प्रश्न है कि कौन सा पादप हार्मोन है? पहला ऑप्शन इंसुलिन, दूसरा थायरोक्सिन, तीसरा एस्ट्रोजन, चौथा है साइटोकाइनिन। तो पादप हार्मोन जो निम्न में से है वो साइटोकाइनिन क्या है? एक पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन एक क्षारीय प्रकृति का पादप हार्मोन है। काइटिन संश्लेषित साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन का संश्लेषण पादप जड़ों के अग्र सिरों पर होता है, जहां पर कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है कि पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है। पहला ऑप्शन है आहार वहन के लिए, दूसरा ऑप्शन है अमीनो एसिड वहन के लिए, तीसरा ऑप्शन जल वहन के लिए, चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन वहन के लिए। सही उत्तर क्या होगा? जाइलम से क्या होता है? जाइलम जो होता है ये पौधों में जल वहन के लिए उत्तरदायी होता है। दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने ऊतक जटिल स्थायी ऊतक कहलाते हैं। ये एक इकाई के रूप में एक साथ कार्य करते हैं। ये जल तथा खनिज लवण तथा भोज्य पदार्थों को पौधे के रूप में विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेलों में विशालतम है? पहला ऑप्शन है फिनबैक वेल, दूसरा ऑप्शन है ब्लू वेल, तीसरा ऑप्शन है स्पर्म वेल, चौथा ऑप्शन है हम्पबैक वेल। सही उत्तर क्या है? स्पर्म वेल जो है सही उत्तर है इसका। स्पर्म वेल जो है वो दांत वाली वेलों में विशालतम है। वयस्क नर की औसत लंबाई होती है लगभग 52 फीट। ये एक संकटग्रस्त प्रजाति है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्रोप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय क्या होता है? उसे पक्षाघात हो गया है। किस प्रकार का? पहला ऑप्शन है केवल दाएं हाथ का, दूसरा है ऑप्शन केवल बाएं हाथ का, तीसरा ऑप्शन है केवल दोनों पैरों का, चौथा ऑप्शन है दोनों हाथों और दोनों पैरों का। तो टेट्रोप्लाजिया हो गया है, इसका मतलब हो गया है कि दोनों हाथों दोनों पैरों पे पक्षाघात हो गया है। सही उत्तर क्या होगा? दोनों हाथ दोनों पैरों का। अगला प्रश्न है कि शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? पहला ऑप्शन है वर्णांता, दूसरा ऑप्शन है रतौंधी, तीसरा है रक्तहीनता, चौथा है तपेदिक। सही उत्तर क्या होगा? लोहे की कमी, यानी कि शरीर के अंदर लौह की कमी से हो जाता है रक्तहीनता। रक्तहीनता यानी एनीमिया। तो मानव शरीर में लोहे की कमी से रक्त क्षीणता की बीमारी हो जाती है। शरीर में लोहे की प्रतिदिन आवश्यकता होती है 12 मिलीग्राम। इसका स्रोत जो है वो मांस, अंडे, फलियां, अनाज, हरी सब्जियां हैं। हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम एंजाइम का महत्वपूर्ण घटक है। अगला प्रश्न है कि मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से होती है? पहला ऑप्शन है कैल्शियम एसीटेट की, दूसरा है कैल्शियम ऑक्जेलेट, तीसरा ऑप्शन है आपका सोडियम एसीटेट, चौथा ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो मानव गुर्दे में पथरी जो है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से होती है।
वह क्योंकि पेल्विस में खनिज लवणों यानी कैल्शियम ऑक्साइड के क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं, इससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आ जाती है। अगला प्रश्न है कि यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्रों में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है पेंडेमिक, दूसरा ऑप्शन है एपिडेमिक, तीसरा ऑप्शन है एंडेमिक, चौथा ऑप्शन है एपिजेटिक। सही उत्तर क्या है? पेंडेमिक। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? पहला ऑप्शन चेचक, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है हैजा, चौथा ऑप्शन है तपेदिक। सही उत्तर क्या है? हैजा जो है ये एक जल जनित रोग। अगला प्रश्न है किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mH या Hg है तो इस में उल्लेख Hg से क्या तात्पर्य है आपको बताना है। Hg किसको जो है वो रिप्रेजेंट करता है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन से, दूसरा है मरकरी से, तीसरा हाइग्रोमीटर से, चौथा ऑप्शन है हीलियोग्राफ से। सही उत्तर क्या है? मरकरी से संबंधित है। Hg का मतलब है मरकरी। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का तापक्रम है। पहला ऑप्शन है जाड़ों में घट जाता है, दूसरा ऑप्शन है गर्मियों में बढ़ जाता है, तीसरा ऑप्शन है ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, चौथा ऑप्शन है जाड़ों में बढ़ जाता है। सही उत्तर क्या होगा? मानव का शरीर क्रम का जो ताप होता है ना ही जाड़ों में घटता है ना ही गर्मियों में बढ़ता है। सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है प्लास्टिड, दूसरा ऑप्शन है प्लाज्मिड, तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा ऑप्शन है राइबोसोम। सही उत्तर क्या है? प्लाज्मिड का। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? पहला ऑप्शन है यह एक अजैविक और जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है, दूसरा ऑप्शन है कि अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है इसकी, तीसरा ऑप्शन है ये एक बंद तंत्र होता है, चौथा ऑप्शन है ये प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो आप देखेंगे कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है ये एक बंद तंत्र नहीं होता है। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सही नहीं बताना है, तो ये एक बंद तंत्र नहीं होता है। जबकि अन्य जो है सही है, तो जैविक और अजैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता भी हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्न में से कौन जल लवणता को प्रवणता को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है थर्मोक्लाइन, दूसरा ऑप्शन है हेलोक्लाइन, तीसरा है पाइक्नोक्लाइन, चौथा ऑप्शन है केमोक्लाइन। सही उत्तर क्या होगा? जो जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है वो है हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है आइस कोर, दूसरा ऑप्शन है जीवाश्मित पराग, तीसरा ऑप्शन है वृक्ष वलय वृद्धि, चौथा है वेपोरेट निक्षेप। सही उत्तर क्या होगा? आइस कोर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? पहला ऑप्शन है सुंदरवन, दूसरा ऑप्शन पश्चिमी घाट, तीसरा ऑप्शन है बनास, चौथा ऑप्शन चेरापूंजी। सही उत्तर क्या होगा? जैविक विविध हॉट स्पॉट किसे जाना जाता है? पश्चिमी घाट को जो है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन प्रवाल निरंजन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? पहला ऑप्शन है प्रवाल शैलों का खनन, दूसरा है प्रवाल रोगों का फैलना, तीसरा सागरी जल में अवसादों का जमाव, चौथा है वैश्विक ऊष्मन। तो आप देखेंगे कि जो प्रवाल विरंजन होता है जिसमें प्रवाल मर जाते हैं, तो वैश्विक ऊष्मन जो है ये इसके लिए उत्तरदायी कारक है, क्योंकि तापमान बढ़ जाता है जिससे कि प्रवाल। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, दूसरा है कि जैवमंडलीय परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है, तीसरा है प्राकृतिक परिस्थितिकी तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है, चौथा है कि प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में दक्ष होती हैं। सही उसमें बताना है, तो आप देखेंगे सही जो है वो जैवमंडलीय परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशा में होता है, ये सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर देश के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन न्यूजीलैंड, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है नेपाल, चौथा है ऑस्ट्रिया। सही उत्तर इसमें क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया में जो है मेगा डाइवर देश के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि इसमें बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ था, दूसरा ऑप्शन है आपका प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 संबंधित है उससे, तीसरा है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 1997 में, और कार्बन व्यापार जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। तो आपको बताना है इसमें से सम्मिलित नहीं है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा? कार्बन व्यापार जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित नहीं है, जबकि अन्य जो दिए गए हैं सम्मिलित हैं। तो आपका देखेंगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था ये संयुक्त राष्ट्र के ओजोन छिद्र से उत्पन्न समस्या के निवारण हेतु 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल में 33 देशों के एक समझौते पर हस्ताक्षर के द्वारा हुआ ओजोन संरक्षण का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। इसी सम्मेलन में तय किया गया कि 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में
अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो स्वर्णिम त्रिकोण के लिए किसे जाना जाता है? सही उत्तर है दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका का अफीम उत्पादक क्षेत्र है। बरमुडा त्रिकोण जो है ये आपका कहाँ पे है? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। इसके बाद आप देखेंगे सुदूर पूर्व चारवल का कटोरा के नाम किसे जाना जाता है? म्यांमार को जाना जाता है। इसके बाद रेड बेसिन कहाँ है? ये आपका चीन के लिए प्रसिद्ध है। सही मिलान हो जाएगा। एक बार पुनः सही मिलान देखते हैं। स्वर्णिम त्रिकोण जो है ये दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र है। बरमुडा ट्रायंगल आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा म्यांमार को कहा जाता है और रेड बेसिन चीन से संबंधित। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से किसके नाम का मतलब लगभग होता है 40 कबीलों का देश? पहला है कजाकिस्तान, दूसरा है किर्गिस्तान, तीसरा है तजाकिस्तान, चौथा है उज्बेकिस्तान। सही उत्तर क्या है? किर्गिस्तान। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ जनजाति दी है, दूसरी तरफ राज्य हैं। देखना है कि कौन सी जनजाति किस राज्य में है। तो टोडा जो है ये आपकी तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। लेपचा जो है ये आपका सिक्किम राज्य में पाया जाता है। बीरहोर जो है झारखंड की एक जनजाति है और गारो जो है मेघालय की जनजाति है। आपका ये सही मिलान हो जाएगा। एक बार पुनः जो है सही मिलान देख लेते हैं। जनजाति देखते हैं। टोडा जो है ये तमिलनाडु क्षेत्र में पाई जाती है, लेपचा सिक्किम से संबंधित है, बीरहोर झारखंड की है और गारो जनजाति मेघालय में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा ध्वस्त नगर यानी घोस्ट टाउन नहीं है? बताना है। पहला ऑप्शन है कुलधारा, दूसरा है धनुषकोडी, तीसरा लखपत, चौथा है चरखारी। सही उत्तर क्या होगा? चरखारी जो है घोस्ट टाउन नहीं, जबकि अन्य जो है कुलधारा, धनुषकोडी, लखपत ये घोस्ट टाउन के रूप में भी जाने। अगला प्रश्न है कि कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है जलपोत भंजन उद्योग के लिए, दूसरा हीरा काटने और पॉलिश करने के लिए, तीसरा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए, चौथा है ऑप्शन परंपरागत कला एवं शिल्प केंद्र के लिए। तो कांडला जो है आप जानते हैं एक बंदरगाह है और ये निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है विश्व हरित दिवस, दूसरा ऑप्शन है विश्व निर्धनता दिवस, तीसरा ऑप्शन है विश्व शौचालय दिवस, चौथा है विश्व स्वच्छ जल दिवस। सही उत्तर क्या होगा? विश्व शौचालय दिवस के रूप में 19 नवंबर को मनाया जाता है।